नमस्कार मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हमारे ज्ञान की बात में है राजस्थान करंट अफेयर्स। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की आज सिर्फ बात करने वाले हैं। राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो आपकी मांग थी कि राजस्थान की अलग से क्लास रखी जाए, तो प्रत्येक शनिवार को यानी प्रति शनिवार को हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास होती है, ये आपको बता रखा है। और प्रत्येक दिन जो है वो हम 5 सवाल राजस्थान के रखते हैं, बाकी सवाल इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स के रखते हैं। तो आज की क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स से ओरिएंटेड जो है वो रखी गई है। तो आप सभी मित्रों का 2022 की करंट अफेयर्स की 20 अगस्त 2022 की आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज के ज्ञान की अगर बातचीत की जाए तो आज का ज्ञान हमारे पिटारे में क्या है जरा देखिएगा, ठीक है। यानी कि बाबा के ज्ञान में, बाबा का ज्ञान क्या है, बाबा के ज्ञान में वो जरा आपको देखना है। बाबा के ज्ञान के पिटारे में क्या है वो जरा देखिए। सबसे पहली बात यह है कि बंसी सब सुर त्यागे हैं, बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वाह भाई वाह, बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अनु पुरोहित, कविता राठौड़, बाईसा, हरि सिंह राठौड़ तारानगर से जी नमस्कार। रिश्पाल लेघा, आप सभी मित्रों का, पूजा राठ, सभी का स्वागत है। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम धनाधन बात करेंगे राजस्थान के सप्ताह भर के, प्लस उससे भी कहीं और आगे निकलेंगे बातचीत करने के लिए। और जल्दी आपके सामने राजस्थान की तमाम योजना और फ्लैगशिप योजनाएं जो है उनकी क्लास भी प्रस्तुत की जाएगी। तो शैलजा गहलोत, सभी को नमस्कार है भाई, नमस्कार। चलिए मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, जीवन में कभी भी निराश हो तो इन पंक्तियों को जरूर दोहराइएगा। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो चलिए मित्रों, बातचीत की शुरुआत बंसी यहां है और बंसी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आप सभी के सामने है। हाँ जी, क्या है पहला सवाल, जरा पढ़िए और उसका जवाब देने की कोशिश आपको करनी है। जरा देखिए क्या है। हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा भरतपुर जो है, यहां पर भरतपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कामा, ठीक है। क्या है? कामा। भरतपुर में एक जगह है, आपको पता ही होगा, भरतपुर की एक तहसील कामा है। 19 से 20 अगस्त को यहां पर कामा महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग और जिला भरतपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कामा महोत्सव जो कि भगवान कृष्ण से, मथुरा एकदम पास में ही है वहां, तो मथुरा में भी बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कामा में 19 से 20 अगस्त 2022 को कामा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्राचीन काल में कामा को किस नाम से संबोधित किया जाता था, आपको यह बताना है। यानी करंट और प्राचीन सारा जोड़ दिया इस सवाल में। तो पर्यटन विभाग द्वारा अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है, ठीक है। विश्वेंद्र सिंह जो हैं वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री है, यानी पर्यटन विभाग के मंत्री हैं राजस्थान में। आपको ध्यान होगा 19-20 अगस्त को कामा महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो कामा भरतपुर में इसका आयोजन हो रहा है। ये बात तो आपको याद रखनी है। प्राचीन काल में कामा को किस नाम से पहचाना जाता था, आपको यह बताना है। यहां है ब्रह्मपुर, श्रीपंत, श्रीमाल और जबालीपुर। आपको यह तो पक्का पता है, जबालीपुर जालोर को कहा जाता था, जो कि आजकल खूब चर्चा में है, जालोर। श्रीमाल जो है वो भीनमाल को कहा जाता था, श्रीमाल, और श्रीमाल जो है वो भीनमाल जो है उसको कहा जाता था, भीनमाल इसको कहा जाता था, भीनमाल जालोर, ठीक है। अब आपके पास दो नाम बच गए, एक तो है श्रीपंथ और एक है ब्रह्मपुर। तो मेरे मित्रों, इसका सही नाम जो है वो क्या है, ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। किसको? कामा को। कामा भरतपुर को ब्रह्मपुर के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। श्रीपंथ किसको कहते थे ये भी बता दीजिए जरा। आपने बयाना भरतपुर का नाम सुना होगा, किसका नाम? बयाना भरतपुर का नाम सुना होगा। उस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? श्रीपंथ के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। तो ये बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लीजिए। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा और भरतपुर जिला जो
कलेक्टर है, इनके नेतृत्व में भरतपुर के कामा में अभी कामा महोत्सव का आयोजन जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 19 से 20 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। आपसे ये पूछा गया है कि कामा जो भरतपुर का है वो प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो यहां पर ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुर को प्राचीन समय में क्या कहते थे, कामा के नाम, कामा जो आज का है वो ब्रह्मपुर था पहले, और श्रीपंथ जो है बयाना भरतपुर का नाम आपने सुना होगा, वो श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था, और श्रीमाल को भीनमाल के नाम से और जवालीपुर को जालोर जो है उसके नाम से जान रहे हैं। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगली बातचीत आपके सामने आ रही है, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया टीबी मुक्त राजस्थान अभियान कब तक जारी रहेगा, आपको यह बताना है। हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त राजस्थान एक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों राजस्थान में अभी एक निक्षय संबल योजना भी चलाई जा रही है। क्या है? निक्षय संबल योजना, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी चलाई जाएगी, स्टार्ट नहीं हुए। निक्षय संबल योजना जो है इसकी शुरुआत राजस्थान में की जाएगी। ये भी क्या है मेरे दोस्तों, जो टीबी से ग्रसित लोग हैं, टीबी से ग्रसित जो लोग हैं उनको क्या करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए निक्षय संबल योजना की शुरुआत राजस्थान में किससे जुड़ी हुए रोगियों के लिए की जाएगी, तो टीबी के जो रोग हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए इस प्रकार की योजना की शुरुआत की जाएगी। उनको उचित समय पर दवाइयां जो है वो उपलब्ध करवाई जाए, दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए तथा परिवार के जो अन्य लोग हैं मेरे दोस्तों उनको बचाया जाए इस रोग से। इसके लिए ये निक्षय संबल योजना राजस्थान में शुरू की गई। और अभी आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, यहां पर है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है, तो प्रसादी लाल जी मीणा है, प्रसादी लाल मीणा, प्रसादी लाल जो मीणा साहब हैं, प्रसादी लाल मीणा इस मंत्रालय के क्या है भैया, मंत्री हैं, ये बात आपको ध्यान है। चलिए, तो ये है अभियान, अभी स्टार्ट हो रहा है राजस्थान में। और कब तक चलेगा ये अभियान, तो 15 अप्रैल 2023 तक ये अभियान राजस्थान में चलने वाला है। 15 अप्रैल 2023 तक इस अभियान को क्या किया जाएगा, जारी रखा जाएगा। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और 15 अगस्त 2022 से इसे शुरू किया गया और चलेगा कब तक, 15 अप्रैल 2023 तक। और 15 अगस्त 2023 तक कौन सा अभियान चलेगा, तो यह ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम है, आजादी का क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव कार्यक्रम, यह कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा, तो यह ध्यान रखना 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। और यह आरंभ कब हुआ था, तो यह ध्यान रखना मार्च 2021 में इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। मार्च 2021 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक क्या रहेगा, यह कार्यक्रम रहेगा आजादी का अमृत महोत्सव। चलिए जरा इस बात के बाद आगे याद करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो यह जरूर ध्यान रखना, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान तो चलाया जा रहा है। एक योजना निक्षय संबल योजना आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है, तो आपको यही बताना है, टीबी से जो लोग ग्रसित हैं उन लोगों के पुनर्वास के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका नाम क्या है, निक्षय संबल योजना है। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला है, भारतीय जैविक किसान उत्पाद संघ और ITAASD के तत्वाधान में 20 से लेकर 21 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय किसान जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, राजस्थान में, यह बताना है। राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में अभी हाल ही में कहां पर होने जा रहा है, कब से कब तक, ये 20 और 21 अगस्त को किया जाएगा। राजस्थान में किसानों के पशुओं में होने वाले वर्तमान में जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी देना, प्लस इसके साथ साथ उनके बचावों के बारे में भी लोगों को बताना। हाँ जी, चलिए ये बात भी बता देता हूं, मैंने हालांकि 2025 इसीलिए लिखा था, ये 2025 जो है इसमें भारत जो है वो क्या होगा, टीबी मुक्त होगा, ऐसा भारत का लक्ष्य है। टीबी मुक्त भारत बनाने का, टीबी मुक्त भारत बनाने का, टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, भारत बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2025 तक का रखा गया कि 2025 तक भारत को क्या करेंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। चलिए, ये सवाल है कि राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया जाएगा, जिसमें पशुओं के बारे में जो रोग हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना, प्लस किसानों का उत्थान कैसे किया जा सकता है, किसान उत्थान किस प्रकार किया जा सकता है,
इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और प्लस जो वर्तमान में लंपी वायरस आ रहा है उस लंपी वायरस के संदर्भ में पशुओं को कैसे बचाया जाए, ये सब बातें करने के लिए और किसानों की आय को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, इसको लेकर के राजस्थान के जयपुर में, यहां पर राजस्थान के जयपुर में मेरे दोस्तों राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा, 20 से 21 अगस्त 2022 को। और अभी आपको पता होगा राजस्थान में जो है वो 19 और 20 अगस्त को बहुत खतरनाक सरकार इसका प्रचार कर रही है, और मुझे लगता नहीं है, मुझे पक्का ऐसा लग रहा है कि यह सवाल परीक्षा में आएगा। 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान के जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में क्या किया जा रहा है, डीजी फेस्ट। डीजी फेस्ट जो है उस डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन जो है वो कहां पर किया जा रहा है, राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। और ये क्या है भैया, बिरला ऑडिटोरियम जो है, बिरला ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जो है बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। डीजी फेस्ट 2022 का बिरला ऑडिटोरियम, कल मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया। सरकार इसका बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। जिन लोगों ने अपने स्टार्टअप आरंभ किए हैं उनको आमंत्रित कर रही है, और 100 से अधिक लोग जो हैं इसमें व्याख्यान देने वाले हैं। अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं जो अपना स्टार्टअप खुद का स्टार्ट कर चुके हैं, और राजस्थान के लोगों को नए रोजगार के क्षेत्र सर्जित करने की, प्रोत्साहित करने की दिशा में ये डीजी फेस्ट जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो ये जयपुर में आयोजित किया जा रहा है मेरे दोस्तों। और कामा महोत्सव अभी हाल ही में भरतपुर में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको अगले सवाल पर बात कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि भारतीय जैविक किसान उत्पाद संघ और ITAASD के तत्वाधान में 20 से 21 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। डीजी फेस्ट का भी आयोजन जयपुर में हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, यह है किस मंत्रालय के दिशा निर्देश में राज्य में सामाजिक समरसता अभियान चलाया जाएगा। यह कल मुख्यमंत्री और सबकी बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि राजस्थान में जिस प्रकार की दिशा बढ़ रही है, चाहे वो आपके जातिवाद को लेकर हो, चाहे वो छुआछूत को लेकर हो, जिस प्रकार का माहौल राजस्थान में क्रिएट है पिछले कुछ दिनों से, चाहे महिलाओं के खिलाफ शोषण की बात हो, अलग अलग राजस्थान में ऐसी घटनाएं सामने पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही है कि यहां पर सांप्रदायिक दंगे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा जातिवाद है, छुआछूत है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हैं, इन घटनाओं पर ज्यादा जो है वो पकड़ बढ़ती जा रही है। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक समरसता अभियान जो है वो अभी हाल ही में राजस्थान में स्टार्ट किया जाएगा। इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं अभी हाल ही में किस मंत्रालय के मंत्री ने, ये आपको बताना है। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जो टीकू राम जूली है, टीकू राम जूली, इन्होंने अपने मंत्रालय के जो लोग हैं उन मंत्रालय के लोगों को क्या कहा है, अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि इस सामाजिक समरसता अभियान का संचालन कैसे किया जाना चाहिए और किस दिशा में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पूरी रूपरेखा क्या की जाए, तैयार की जाए। गृह विभाग किसके पास है, गृह विभाग जो है वो आपको पता होगा अशोक गहलोत जी के पास है। किसके पास है, अशोक गहलोत जी के पास है। ठीक बात है सर। इसके बाद में परिवार कल्याण विभाग है, और यहां पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। ये क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, जो कि अभी अभी आपको बताया है प्रसादी लाल जी। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रसादी लाल जी मीणा के पास है। प्रसादी लाल जी मीणा। राजस्थान के सभी मंत्री आपको याद होने चाहिए, कम से कम कैबिनेट मंत्री तो रटे हुए होने चाहिए। विधानसभा क्षेत्र तक वो कहां से आते हैं। शिक्षा विभाग जो है वो आपको पता होगा मेरे दोस्तों BD कल्ला के पास है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जाहिदा खान जो है, क्या है, जाहिदा खान, ये जाहिदा खान इस मंत्रालय की क्या है मेरे दोस्तों, राज्य मंत्री है। शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, 5 वर्ष के लिए जो बच्चे कमजोर रह गए पढ़ाई में उनको अव्वल बनाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए किस प्रकार का समझौता अभी हाल ही में किया है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सामाजिक समरसता अभियान जो है वो राजस्थान में चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में टीकूराम जूली इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और अलवर ग्रामीण जो है, क्या है, अलवर ग्रामीण, वहां से वर्तमान में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से ये वर्तमान में विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन बातों को बड़े अच्छे से समझ सकोगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल बहुत हैं, चिंता मत करिए। आज इतना कुछ आपको राजस्थान करंट अफेयर्स में बताया जाएगा कि आपका मन हो जाएगा गदगद।
चलिए, हाल ही में क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स 2021 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? कल ही की बात है, क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2021 इस नाम से एक पुस्तिका का विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इस पुस्तक के लेखक जो है वो मेरे दोस्तों हैं मोहित खंडेलवाल। क्या है? इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो क्या है? मोहित खंडेलवाल है। इन्होंने क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स 2021 यानी इस क्रिमिनल के संदर्भ में जितने लॉ हैं और उनके संदर्भ में जो नए जजमेंट आए हैं, इन पर आधारित अपने समझ पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम इन्होंने दिया है क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2021। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो मैंने बता दिया इसके लेखक जो हैं वो कौन है। तो लेखक आपको ध्यान रखना है वो है मोहित खंडेलवाल। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा, जिनको हम पीके लोहरा के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, पीके लोहरा। ये ध्यान रखना, राजस्थान के लोकायुक्त है। राजस्थान के क्या है भैया? लोकायुक्त हैं। लोकायुक्त राजस्थान के कौन है? तो पीके लोहरा है। राजस्थान की चाहे पटवारी की भर्ती परीक्षा हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, ये सवाल हर परीक्षा में आया है। इसके बाद में गोपाल कृष्ण व्यास भी पटवारी है, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी है, चाहे एलडीसी का एग्जाम है, उन सब भर्ती परीक्षाओं में पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई है उनमें पूछा गया है, चाहे वो लेब असिस्टेंट का पेपर हो। गोपाल कृष्ण व्यास जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, मानवाधिकार आयोग, उसके क्या है भैया? अध्यक्ष हैं। और ये कहां से संबंध रखते हैं? तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? जोधपुर के रहने वाले हैं। ये भी आपको पता रख लेना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद एक ऑप्शन बच गया जो कि है एमएल लाठर। ये पुलिस महानिदेशक हैं राजस्थान के। क्या है? पुलिस महानिदेशक। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो है वो पुलिस महानिदेशक है, जिसे हम डीजीपी के नाम से क्या करते हैं? डायरेक्ट जनरल और पुलिस जो है उसके नाम से क्या जानते हैं। तो ये बातचीत हमारी इस सवाल के बारे में हो गई है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार राजस्थान में सोलर पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? वैसे तो आपको पता है राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। यानी राजस्थान वो देश का पहला राज्य है जहां पर 10 गीगावाट जो है, 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो विकसित की जा चुकी है। सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर ली हमने कितनी? 10 गीगावाट के आसपास। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन सा है मेरे दोस्तों? राजस्थान है। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभी हाल ही में एनटीपीसी जो कंपनी है, एनटीपीसी कंपनी है, इसके द्वारा आपको पता होगा नोक जैसलमेर में। कहां पर? नोक जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में। यहां पर जैसलमेर में, जैसलमेर यहां पर 750 मेगावाट क्षमता के एक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भी आपको याद करना है। ठीक है, पीएम मोदी लिख देता हूं मैं यहां, मोदी। ठीक है, चलिए इसके बाद याद रखिएगा एनटीपीसी जो कंपनी है, एनटीपीसी, इस एनटीपीसी ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट छोटी क्षमता नहीं है, 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर राजस्थान सरकार के साथ समझौता अभी हाल ही में किया है। 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर के जो है वो राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है। राजस्थान सरकार जो है इसके साथ क्या किया है? एमओयू किया जा चुका है अभी हाल ही में। ये भी बात आपको ध्यान रख लेनी है मेरे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात याद रह जाएगी। एनटीपीसी ने 10,000 मेगावाट की, और नाम भी बता देता हूं आपको, अल्ट्रा मेगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जिसको रिन्यू किया जा सकता है बार बार, ऐसी एनर्जी जो होती है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको अपन कहते हैं एनर्जी। पावर पार्क जो है वो राजस्थान में क्या किया जाएगा? पार्क विकसित किया जाएगा, मुझे लगता है किया जाएगा, ये आपको याद रह जाएगा। दोबारा सुन लो, राजस्थान की ऊर्जा के संदर्भ में ये सारी बातें जो है वो आपकी परीक्षा में छपने वाली है मेरे दोस्तों। ठीक है, दोबारा सुन लो, क्या एनटीपीसी नोक जैसलमेर में 750 मेगावाट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उसका उद्घाटन किया है, ये भी याद रखिएगा। एनटीपीसी ने 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने को लेकर राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है।
सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 है, देश में हमारा नंबर 1 है, और 10 गीगावाट सौर क्षमता जो है वो हमने विकसित कर ली है। ये भी राजस्थान पहला राज्य है भारत का जिसने इतनी क्षमता विकसित की है। ठीक है जी। अभी इसमें सवाल में पूछा गया शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों का सही क्रम बताना है, जिसमें सोलर और पवन दोनों ऊर्जाओं की बात हो रही है। इसका सही है, पहला राजस्थान का है तो पहला ही ऑप्शन सही है। राजस्थान पहला है, सेकंड गुजरात है, और तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। और राजस्थान की एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, सौर ऊर्जा नीति और पवन ऊर्जा नीति। सौर वह पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है, सौर व पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति ये कब जारी की गई थी? तो 2019 की है, ध्यान रख लेना, रट्टा मार लेना। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में सौर व पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, इसके बारे में आपको बताना है। और उस योजना के तहत राजस्थान में अब तक लगभग 229 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको क्या दिए जा चुकी है, इसके लिए योजना में नौकरी दी जा चुकी है। राजस्थान सरकार जो है, इसने राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कौन सी योजना चलाई, ठीक है, जिसके तहत अब तक लगभग 229 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको नौकरी दी जा चुकी है। टॉप्स योजना है क्या? खेलो और जीतो योजना है क्या? या आउट ऑफ टर्न योजना है क्या? कौन सी योजना है जिसके तहत राजस्थान सरकार इन सबको क्या करती है? नौकरी देती है। आपको यह बताना है, जरा बताइए। हाँ जी, चलो जी बताओ भैया, बताओ रे। हाँ, यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, टॉप्स योजना जो है वो केंद्र सरकार की है। क्या है? केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत खिलाड़ियों को जो है, सिलेक्टेड खिलाड़ी जो होते हैं उनको विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विदेश में क्या किया जाता है? प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसको क्या करता है, ठीक है, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय क्रियान्वित करता है। युवा एवं क्या है? खेल मंत्रालय जो है वो इसका क्या करता है? क्रियान्वयन करता है मेरे दोस्तों। और इस मंत्रालय के मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर है। क्या है? अनुराग ठाकुर जो है वो इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। टॉप्स योजना केंद्र सरकार की होगी। इसका सही आंसर जो है वो मेरे दोस्तों आउट ऑफ टर्न योजना है। राजस्थान सरकार की आउट ऑफ टर्न योजना है जिसके तहत राजस्थान सरकार खिलाड़ियों को क्या करती है? नौकरी देती है। और इसी योजना के तहत राजस्थान के 229 से जो खिलाड़ी हैं इनको अब तक क्या की जा चुकी है? योजना के तहत नौकरी दी जा चुकी है। इसके बाद मैं कुछ और ज्ञान की बात आपसे कर रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर राजस्थान के अंतर्गत जो है वो महाराणा प्रताप पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले खिलाड़ियों को। और राजस्थान में जो कोच हैं उनको दिया जाने वाला है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार राजस्थान में नहीं दिया जाता है, राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। यह सवाल आपकी परीक्षा में छपने वाले बता रहा हूं, कोई भी सवाल बेफालतू का ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आज तक परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं आए हो, ऐसे हम बात नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो 1982-83 में इसे आरंभ किया गया था मेरे दोस्तों। इसके बाद मैं अब क्यों जिक्र कर रहा हूं सर इस बात को, ये सुनिए। पहले इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी मेरे दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया? 5 लाख रुपए। ऐसा सीधा भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार में दी जाने वाली राशि में कितनी वृद्धि कर दी गई है, तो आपको 4 लाख जवाब देना है, याद रह जाएगा। इसके बाद अगला है, अब सरकार पहले एक लोगों को या कई बार सरकार देती भी नहीं थी कई वर्ष में, लेकिन अब सरकार ने कहा है प्रति वर्ष हम 5 लोगों को यह पुरस्कार देंगे। कब? प्रति वर्ष 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार या 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। यह बात भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने अशोक गहलोत जी से कहा, गहलोत जी 1 लाख रुपए देते हो, खिलाड़ियों को कुछ पैसा ज्यादा दो ताकि ये खेलें।
ठीक है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा 1 लाख की बजाय हम 5 लाख रुपए देंगे और प्रतिवर्ष 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राजस्थान में कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। राजस्थान में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया जाता है, वो केंद्र सरकार देती है, ये ध्यान रखना है। ये सवाल आ चुका है पिछली 3 भर्ती परीक्षाओं में, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 और 86 में की गई थी, ये ध्यान रखना। देखो भैया 1982, 83, 1985, 86 याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या होता है सर, इसमें भी पहले 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब इसकी राशि को भी बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया है। ये भी पहले एक एक व्यक्तियों को कई बार दिया भी नहीं जाता था, तो ये भी अब प्रति वर्ष 5 लोगों को दिया जाएगा। प्रति वर्ष 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक बात है सर आपकी, ये बात हमें समझ में आ गया। 5 प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ी जो हैं उन खिलाड़ियों को, सॉरी यहां पर कोच जो हैं 5 व्यक्तियों को ही लिख देता हूं, 5 व्यक्ति या 5 कोच हैं, उनको यह पुरस्कार जो है वो क्या किया जाता है, दिया जाता है। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं कुछ और बात भी करना चाहता हूं। सर कर लो, क्या दिक्कत है हमें। राजस्थान में अगर कोई ओलंपिक जीत कर आता है, ओलंपिक खिलाड़ी जीत कर आता है, तो उसको कितनी राशि दी जाती है। राजस्थान में अगर कोई एशियाई गेम्स जीत कर आता है, एशियाई गेम्स जीत कर आता है, या कोई राष्ट्रमंडल खेल जीत कर आता है, राष्ट्रमंडल खेल जीत कर आता है, उसको सरकार कितनी राशि देती है। ओलंपिक खेल में अगर कोई पदक लाता है तो ध्यान रखना, गोल्ड मेडल लाना, सिल्वर मेडल लाना और ब्रॉन्ज मेडल लाना, इन तीनों व्यक्तियों को अलग अलग राशि दी जाती है। और ऐसा ही एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेल में अगर कोई व्यक्ति पदक लाता है तो गोल्ड लाना, फिर सिल्वर लाना और उसके बाद में ब्रॉन्ज लाने वाले को कितनी राशि दी जाती है। सरकार ने इस राशि को भी आपके सामने बढ़ाया था, तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, यहां पर गोल्ड जीतने वाले को सरकार 3 करोड़ रुपए की राशि देती है, ध्यान रखना है। इस वाले सिल्वर वाले को 2 करोड़ रुपए की राशि देती है और इस वाले को 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार देती है। फिर एशियाई गेम में अगर कोई व्यक्ति जो है वो पदक लाता है मेरे दोस्तों, तो उसको कितनी राशि दी जाती है। गोल्ड लाने वाले को 1 करोड़ रुपए की राशि यहां दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई सिल्वर लाता है तो उसको 60 लाख रुपए दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। और अगर भैया कोई ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है तो सरकार उसे क्या देती है, 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें अब आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है, पदक लाने वाले को राजस्थान सरकार द्वारा पदक जीतने वालों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सरकार का मतलब यहां राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता जो है वो आपके सामने मैंने लिखी है। ये सहायता सरकार देती है। अरे एक बार पदक जीत कर आ गए ना खिलाड़ी, तो समझिए क्यों पैसे पैसे करती है ना, पैसे की लगा दूं ढेरी, वो बात है भैया। फिर तो अगला सवाल जरा सुनिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में अभी हाल ही में कॉम्प्लेक्स और एक ऑडिटोरियम का शिलान्यास जो है वो किसके द्वारा किया गया है, आपको यह बताना है। जी हां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में एक कॉम्प्लेक्स जो है वो और एक ऑडिटोरियम का शिलान्यास अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है। ठीक है, हाँ जी। कॉमनवेल्थ में एशियाई के सेम है क्या, हाँ, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई गेम्स में सेम राशि मिलती है, ओलंपिक्स गेम में ज्यादा राशि मिलती है। ओलंपिक में अगर जीत कर आते हैं तो राशि ज्यादा मिलती है और एशियाई गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स में सेम राशि मिलती है। ठीक है जी, हाँ जी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में अधिकांश वही देश आते हैं जो एशिया में है, क्योंकि कुछ एक देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है, तो 2-3 देश ऐसे हैं। बाकी पदक तालिका में आपको पता है कनाडा अलग है, इसके अलावा इंग्लैंड अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ये देश जो हैं वो थोड़े ज्यादा एडवांस है, बाकी वही एशिया वाले देश हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर गुलाम जो रहे हैं अंग्रेजों के वो यही देश रहे हैं। तो अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय है कहां, पहला तो ये सवाल याद करना है, सीकर में है। अभी हाल ही में यहां पर एक ऑडिटोरियम और कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास जो है वो किसके द्वारा किया गया, हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और पिछले दिनों जो है वो जमनालाल बजाज, क्या है, जमनालाल बजाज, ठीक है, बजाज ऑडिटोरियम जो है उसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो वो सीकर में ही
अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखना। जमनालाल बजाज के नाम पर एक ऑडिटोरियम का पिछले दिनों सीकर में ही अशोक गहलोत जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो है यहां पर ऑडिटोरियम का कलराज मिश्र साहब ने क्या किया है, उद्घाटन किया है। इसके अलावा ओम बिरला जी हमारे क्या हैं भैया, लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा क्या है, अध्यक्ष है। और जगदीप धनखड़ जो है वो क्या है, राज्यसभा के सभापति हैं। और राजस्थान के झुंझुनू जिला जो है यहां से चिड़ावा से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, चिड़ावा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा झुंझुनू से राकेश झुंझुनूवाला, जिसे शेयर मार्केट का बिग बुल के नाम से जाना जाता है, वो भी झुंझुनू से संबंध रखते हैं, झुंझुनू से संबंध रखते हैं। ठीक है, झुंझुनू वाला जो है ये क्या है, बिग बुल के नाम से इन्हें जाना जाता है। बिग बुल, शेयर मार्केट का बिग बुल जो है, इस नाम से राकेश झुंझुनू वाला को जाना जाता है। इनका अभी हाल ही में मुंबई में क्या हो चुका है, मुंबई में निधन हो चुका है। मुंबई में इनका हो चुका है भैया नैफ और निधन। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को और फिर कहते हो अंधेरा है, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मत बोला करो। हाँ जी, हाँ चलिए अगले सवाल पर हम बात करें। अब अशोक गहलोत जी, कलराज मिश्र, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, ये सब बातें आपके सामने आ चुकी है। हाँ सर आ चुकी है, सर आ चुकी है बातें। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है जरा देखिएगा। यहां पर आपका सवाल है, राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में हॉकी प्रशिक्षण अकादमी कहां पर शुरू की गई है। हालांकि इसका उद्घाटन बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी जो है वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैंने दोबारा इसको ले लिया है। जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हॉकी प्रशिक्षण अकादमी जो है वो कहां पर खोली गई है, और इसका नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद के नाम पर। मेजर ध्यानचंद के नाम पर, ध्यानचंद जो है, इस मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस हॉकी अकादमी का नाम रखा गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रशिक्षण अकादमी इसका नाम है। क्या है? मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रशिक्षण अकादमी जो है वो इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। वर्ष 2021 में जब विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 2021, 9 अगस्त 2021 को, उस समय इसकी घोषणा की गई थी मेरे दोस्तों अशोक गहलोत जी के द्वारा कि इस प्रकार की अकादमी यहां पर स्थापित की जाएगी। तो इस स्थापना को कहां पर किया गया था? उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और मेजर ध्यानचंद जी के जो बेटे हैं उनके द्वारा पहला प्रशिक्षण जो है वो कैंप यहां पर आयोजित किया गया था। मेजर ध्यानचंद जी के बेटे के द्वारा पहला प्रशिक्षण कैंप यहां पर आयोजित किया गया था। चलिए इसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर में मेरे दोस्तों हैंडबॉल प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जा रही है। राजस्थान में हैंडबॉल, ठीक है, हैंडबॉल अकादमी जो है वो कहां पर स्थापित की जा रही है, तो ध्यान रखना हैंडबॉल अकादमी राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित की जा रही है। ये बात आपको रट्टा मार लेनी है। हैंडबॉल अकादमी राजस्थान में कहां पर स्थापित होने जा रही है? हैंडबॉल अकादमी राजस्थान में ये होने जा रही है जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा यहां पर आपसे कोई पूछे जोधपुर में क्या होने जा रहा है, जोधपुर में पैरा खेल अकादमी शुरू होने जा रही है। क्या होने जा रही है? जोधपुर में पैरा खेल अकेडमी, पैरा खेल अकादमी जो है, खेल अकादमी यानी पैरा खिलाड़ी जो है उनके लिए अकादमी कहां शुरू होने जा रही है, तो इसका याद रखना जोधपुर में पैरा खेल अकादमी या प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में स्थापित होने जा रहा है। हैंडबॉल प्रशिक्षण अकादमी कहां हो रही है, तो यह जैसलमेर में हो रही है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में हॉकी प्रशिक्षण जो है उसकी स्थापना कहां पर की गई है? उदयपुर में की गई है। यह बात आपको याद हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक और महान पर्यावरण विद्य जिनका जन्मोत्सव मनाया गया उनका नाम आपको बताना है। इसमें तो राजस्थान का बच्चा जानता है, ठीक है सर, हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं। पर्यावरण विद्य जिनका जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन क्या किया जाता है? कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान क्या, देश भर में जहां जहां विश्नोई संप्रदाय के लोग जो रहते हैं वो सब इनका जो है, हाँ जी,
ये सब जन्मोत्सव इनका मनाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाम्बोजी। ठीक है, जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और इसके अलावा इन्होंने विश्नोइयों को 20 + 9 29 नियम जो हैं वो दिए थे। जसनाथ जी का संबंध बीकानेर से रहा है, दादू दयाल जी का संबंध वैसे गुजरात से था लेकिन बाद में जयपुर के आ गए, और गोगा जी का भादवे की नवमी को भाद्रपद कृष्ण नवमी जो है, कृष्ण नवमी, यहां पर एक बड़े मेले का आयोजन जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोगा नवमी। गोगा नवमी के नाम से इसे क्या किया जाता है? जानते हैं। और 2 जगह अभी हाल ही में राजस्थान में लखी मेला जो है वो गोगा जी का लगा हुआ है, और यह मेला जो है वो कहां पर आयोजित किया जाता है? एक तो गोगा मेडी, ये गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है। क्या है? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले कहां आते हैं? ददरेवा चूरू आते हैं। ददरेवा कहां आते हैं? ददरेवा चूरू आते हैं, और उसके बाद वो सब श्रद्धालु कहां जाते हैं? वो जाते हैं गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। तो ददरेवा और गोगा मेडी में अभी हाल ही में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला जो है वो शुरू हो चुका है, और इस बार गोगा मेडी के मेले की शुरुआत जो है वो देवस्थान विभाग जो है, ये मेला देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। देवस्थान विभाग की जो मंत्री है, विभाग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा शुरू किया गया था। शकुंतला रावत जो है, इन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। देवस्थान विभाग की मंत्री, उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बानसूर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से विधायक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। लखी मेले का आयोजन यहां पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें आज कि भैया हमने जाम्बोजी के बारे में बातचीत की, तो जाम्बोजी जो है वो 1451 में, आपको पता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पीपासर जो नागौर जगह, पीपासर कहां है सर? पीपासर है नागौर में। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और लोहाटी पंवार इनके पिता का नाम था, और माताजी का नाम जो इनके था वो था हंसा देवी। ठीक है, इनके घर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। बाद में ये कहां पर चले गए थे? समराथल जो है, समराथल बीकानेर, वहां पर माता पिता के निधन के बाद ये समराथल कहां चले गए? बीकानेर में। आज भी समराथल जगह बड़ी प्रसिद्ध है बीकानेर के अंदर। इसके बाद इन्होंने 1485 में, मेरे दोस्तों 1485 में विश्नोइयों को 20 + 9 यानी 29 नियम दिए, और विश्नोई संप्रदाय जो है इनकी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ में अगर बातचीत की जाए तो जंब संहिता इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है? जंब संहिता इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा जंब सागर भी इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जंब सागर भी। इसके अलावा दोस्तों विश्नोई धर्म जो है, विश्नोई धर्म प्रकाश भी इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अलावा इन्होंने जंब सागर शब्दावली जो है, जंब सागर शब्दावली, ये शब्दावली ग्रंथ जो है वो भी इन्होंने क्या किया है? लिखा हुआ है इन्हीं के अलावा। इसके अलावा लालासर जो जगह है, लालासर में इन्होंने क्या की थी? समाधि ली थी। लालासर जो जगह है वहां पर इन्होंने 1536 में क्या की? समाधि ली। ठीक है, और तालवा जो जगह है वहां पर, यानी इनका निधन हुआ लालासर में और इनको समाधिस्थ किया गया था तालवा जगह में, और बाद में इसी स्थान को मुकाम के नाम से जाना गया। किस नाम से? मुकाम के नाम से जाना गया। और आजकल जो है वो वर्ष में 2 बार आश्विन हुए, एक तो आश्विन और एक इसके अलावा मेरे दोस्तों फाल्गुन की अमावस्या जब आती है, फाल्गुन की अमावस्या और आश्विन की अमावस्या जब आती है तो 2 बार यहां पर मेले का आयोजन होता है। अमावस्या, ठीक है, इन 2 दिन यहां पर क्या किया जाता है? आश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी यहां तक की। हाँ जी, चलिए, इनका अभिवादन शब्द जो होता है वो निवण परिणाम होता है। सब लोग जो है वो इस शब्द का प्रयोग यह करते हैं। जसनाथ जी और दादू दयाल गोगा जी, इन सब के संदर्भ में आप पहले से ज्यादा जानते हैं, और नहीं जानते तो आगे फिर हम बातचीत करते रहेंगे। अब कुछ रिवीजन के सवाल जो हैं वो हम लोग आगे और पढ़ते हैं। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं है बल्कि खुद के परों पर है। और जब तक खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया के किसी भी आदमी पर भरोसा कर लो, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिल तो जाएगी लेकिन बना नहीं रख पाओगे। लेकिन
पंगु बन जाओगे। और अगर खुद के परों पर, खुद के इरादों पर भरोसा है तो दुनिया के किसी आदमी पर भरोसा मत करो, चाहे आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बात करते हैं 11 जुलाई। अब मैंने जो पीछे सप्ताह भर में सवाल पढ़ाए हैं उनको भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि वो सवाल जो हैं वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। उन सभी को मैं रिवाइज करवा देना चाहता हूं आज ही, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सप्ताह भर में और कौन सी खबरें चर्चा में रही वो भी देखते हैं। 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत 1 से 8 तक के बच्चों को अब कार्य पुस्तिका वितरण, बेसलाइन असेसमेंट और स्टूडेंट ग्रुपिंग जैसे कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना 16 से लेकर के 20 अगस्त तक राजस्थान में जो है वो ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 100% कक्षा 1 से 3 तक, 3 से 8 तक, 3 से 8 तक, 1 से 3 तक 100% कार्य पुस्तिका वितरण किया जाएगा, 3 से 8 तक बेस लाइन असेसमेंट किया जाएगा और 3 से 8 तक स्टूडेंट ग्रुपिंग किया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते जो कदम है ये 16 से 20 अगस्त 2022 तक जो है इसी के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम किया जाएगा। और शिक्षा के बढ़ते कदम इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान में 11 जुलाई 2022 को की गई। अब इसी के तहत है ब्रिज कोर्स जैसे कार्यक्रम है, नए नए नवाचार राजस्थान में किए जा रहे हैं। और राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना जो है वो भी शुरू की जानी है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक जो निःशुल्क शिक्षा है उसमें राजस्थान लड़कियों के लिए पूरी विद्यालय शिक्षा निःशुल्क करना चाहती है फीस पुनर्भरण योजना के तहत। इसके बाद कल मैंने आपको यह भी बताया था कि राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था 11 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को चलाया गया और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को राजस्थान में चलाया गया था। आओ घर से सीखे 1.0 जो कि 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया, वो स्माइल 2.0 का ही हिस्सा था। इसके बाद अगली बातचीत जरा सुनिए क्या है। यहां पर शिक्षा वाणी एक रेडियो कार्यक्रम है जो कि 11 मई 2020 को शुरू किया गया। शिक्षा दर्शन एक टीवी कार्यक्रम है जो कि आपका 1 जून 2020 को आरंभ किया गया। संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा देववाणी ऐप विकसित किया गया और हवा महल कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को प्रसारित होने वाला स्माइल के अंदर ही एक कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे दोस्तों क्या है, नो बैग डे प्रत्येक शनिवार को राजस्थान में होता है, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं, कभी शारीरिक क्षेत्र से जुड़ी हुई खेल प्रतियोगिता होगी, कभी कला क्षेत्र से जुड़ी कोई प्रतियोगिता आयोजित कर दी, कभी मानसिक प्रतियोगिता जैसे कोई अंताक्षरी, ठीक है, अंताक्षरी जो है अंताक्षरी प्रतियोगिता कर दी, कभी आशु भाषण प्रतियोगिता कर दी। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का क्या किया जाता है, 3 प्रतियोगिताओं का आयोजन। मिशन ज्ञान और वेदांता ग्रुप के और राजस्थान सरकार के प्रयासों से कोरोना महामारी के समय राजस्थान में ई कक्षा कार्यक्रम चलाया गया जो कक्षा 6 से 12 तक था। और यह ई कक्षा जो नाम है, इस ई कक्षा नाम से राजस्थान में एक यूट्यूब चैनल संचालित किया गया जिस पर विभिन्न कार्यक्रम भी क्या किए गए, संचालित किए गए, यानी कक्षा 6 से 12 तक की सभी पाठ्य सामग्रियों को अपलोड उसमें किया गया। चलिए अगले सवाल पर क्या बातचीत है। राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अभी हाल ही में अध्यक्ष जो है वो वाजिब अली को बनाया गया है। कल की ही बात है मेरे दोस्तों। राजस्थान में खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति अभी हाल ही में सुधीर राजीव को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ठीक है। और हरिदेव जोशी राजस्थान में 10 वर्ष तक लगातार एमएलए रहने वाले व्यक्ति थे और राजस्थान के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं हरिदेव जोशी। इसके अलावा मधुकर गुप्ता को राजस्थान में अभी निर्वाचन आयोग जो है राजस्थान का, उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया मधुकर गुप्ता को। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। कृष्णा पूनिया जो है वो राजस्थान के सादुलपुर से संबंध रखती है और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो उसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया भी राजस्थान के सादुलपुर चूरू से ही संबंध रखते हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीते। अब तक ओलंपिक में 3 पदक ये जीत चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। राजस्थान राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम में सुधार के लिए राजस्थान शिक्षा परिषद ने किसके साथ 5 वर्ष के लिए यह समझौता किया है। यह राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत ही राजस्थान सरकार ने ब्रिज कोर्स जो कक्षा 1 से 8 तक का 3 माह का आरंभ किया है मेरे दोस्तों। उसमें संपर्क फाउंडेशन जो है उसके साथ राजस्थान ने क्या किया है, 5 वर्ष के लिए अभी समझौता किया है। और ये मैंने आपको बता दिया, वेदांता ग्रुप और जो मिशन ज्ञान है ये ई कक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। और अपनी पाठशाला जो है वो राजस्थान के चूरू जिले में, जो कि गरीब बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रही है वर्तमान में। इसके अलावा अगला सवाल हमारा था, बीएसएफ कमांडेंट गोपेश नाग को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति सेवा पदक दिए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। इनका
राजस्थान के किस जिले से संबंध है? तो इनका जयपुर के लाल कोठी जो जगह है वहां से संबंध इनका रहा है। अभी हाल ही में जैसलमेर जो है इसको 867वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल क्या है? यूएसए में आयोजित होने वाले पोलो विश्व कप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चुनाव अभी हाल ही में किया गया है? तो ध्यान रखना, रामसिर अली और हुर अली जो कि बाप बेटे हैं, उनका चुनाव किया गया है राजस्थान से। और अजय सिंह शेखावत झुंझुनू के रहने वाले हैं और वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने क्या किया है? राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, यानी देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। अरे वो आवाज दबानी है जिसने भी आपसे कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, उसको कह दो हम ही करके दिखलाएंगे। हाल ही में बांदर सिंदरी किशनगढ़ का सेंट्रल विश्वविद्यालय जो स्थित है, वहां के दीक्षांत समारोह में जो आयोजन किया गया उसके मुख्य अतिथि ओम बिड़ला जी रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। जगदीप धनखड़ आपको बता दिया राज्यसभा के सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा से संबंध है और राजस्थान से दूसरे एक से व्यक्ति हैं जिनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। पहले उपराष्ट्रपति खाचरियावास सीकर के रहने वाले भैरव सिंह शेखावत, जिनको हम लोग बाबो शाह के नाम से क्या करते हैं? बाबो शाह के नाम से जानते हैं। राजस्थान पुलिस में पूछा गया राजस्थान में बाबो शाह के नाम से किस राजनेता को जाना जाता है? तो भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री कौन कौन है? तो भूपेंद्र यादव है, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है और कैलाश जो चौधरी है। वो राजस्थान के ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान से केंद्र सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं। ये बात भी आपको याद कर लेनी है भैया, ठीक है। भूपेंद्र यादव जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय राज्य मंत्री हैं और कैलाश चौधरी बाड़मेर से कृषि राज्य मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रहने वाले राजस्थान के, लेकिन राजस्थान से किसी भी पार्टी से वो वर्तमान में क्या नहीं है? केंद्र सरकार में नहीं है। वो राज्यसभा सदस्य उड़ीसा की एक पार्टी है जिसका नाम है बीजू जनता दल, उससे वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा राजस्थान के अभी हुए 4 सीटों पर राज्यसभा के जो चुनाव हुए, उन 4 सीटों में से राजस्थान के रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे घनश्याम तिवाड़ी, जिन्हें राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाया गया और वो जयपुर के सांगानेर के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगली बात करें, राजस्थान के युवाओं को उद्यमशीलता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया जाएगा? तो राजस्थान के कोटा में किया जाना है। आयोजन किसका? 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रम का। और डीजी फेस्ट का आयोजन 19 से 20 अगस्त कहां पर किया जा रहा है? जयपुर के बिरला सभागार में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होने वाला है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कहां पर ऑन साउथ इमरजेंसी सपोर्ट सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी अभी हाल ही में प्रदान की है? तो ध्यान रखना, राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में क्या किया जाएगा? ऑन साउथ इमरजेंसी सपोर्ट सेंटर जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित होगा उसकी स्थापना की जाएगी और राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाना है। चलिए इसके बाद अगला था मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने अभी हाल ही में जीता है मेरे दोस्तों? तो तरुषी राय जो है, इन्होंने क्या किया है? मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता है। और मिस राजस्थान 2021 का खिताब, मिस राजस्थान 2021 जो है इसका खिताब किसने जीता था? तो यह भी आपको याद होना चाहिए, मानसी राठौड़ ने जीता था। मिस इंडिया सुमन राव रह चुकी है और मंजू बाला जो उसका संबंध हेमरथरू से है और राजस्थान के झुंझुनू जिले से रहने वाली है और उन्होंने जो है अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। इसके अलावा अगला सवाल था, हाल ही में काराकोरम रेंज की क्यांगसो 2 चोटी जो उस पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के व्यक्ति कौन रहे? अशोक चौधरी रहे। भावना चाट इंपोर्टेंट खिलाड़ी है राजस्थान की, जो कि राजसमंद जिले से पैदल चाल से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेलों में अभी इन्होंने भाग लिया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, गुलाम बने इस देश को आजाद तुम्हें कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है। ठीक है, दिल से तुमको नमन है करते हैं ये आजाद वतन जो हमको दिलाया है। वेरी गुड भाई, ये 15 अगस्त के दिन हमने आपसे बात बताई थी। चलिए उसके बाद हमने कहा था भूल ना जाना भारत माँ के, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। इसके बाद सर हमने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ रे। राजस्थान में अभी हाल ही में राज्य चुनाव आयोग जो है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? यह सवाल हमने आपको पढ़ाया था 2-3 दिन पहले ही।
ठीक है, तो ये जरा ध्यान कर लो। यहां राजस्थान राज्य चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में मधुकर गुप्ता को प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर बनाया गया है और डीबी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त हैं और उषा शर्मा मुख्य सचिव हैं, मुझे लगता है। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। अरे वाह भाई वाह, आज तो कमाल हो गया। चलिए मित्रों, आज की बात को हम देते हैं यहां विराम और अगली क्लास में आप लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय भी हो गया है क्लास का। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात करते हैं फिर। आज की क्लास में हमने जो बातें की है वो आपको कुछ समझ में आई होगी। अगली क्लास में फिर आप लोगों से कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नई बातों के साथ वापस मुलाकात करते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की क्लास में राजस्थान करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सारी बातें आपके सामने हमने की है। कल वापस मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की और बातचीत कल करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज हमने बात की और राजस्थान परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। हाँ कानाराम जी, पीडीएफ रोज डालते हैं ना, रोज मिल रही है, आपको क्यों नहीं मिली इस बात का मुझे कैसे पता चले बताओ। सबको मिल रही है, जिन्होंने उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है उन सबको पीडीएफ उपलब्ध हो रही है।